नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है ग्रेवयार्ड फ्रीक्वेंसीज में। कभी अनजाने में हुई एक छोटी गलती किस खौफनाक जरिए से आपको आपकी गलती का एहसास दिलाए, आप चाह कर भी नहीं सोच सकते। मेरठ की एक कोठी में महेश पाठक, उनकी बीवी रीमा और बेटे मोनू को शिफ्ट हुए 2 ही दिन हुए थे कि महेश को देर रात एक आवाज़ सुनाई दी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? रीमा ने बहुत कोशिश की, पर उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन महेश को कौवों की आवाज़ एकदम साफ सुनाई दे रही थी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। महेश ने घर के इधर उधर अगल बगल सब जगह देखा, पर उसे रात के उस अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। बस सुनाई दे रही थी तो कौवों की आवाज़। वो आवाज़ें काफ़ी देर तक आती रहीं, पर महेश ने उन सब से अपना ध्यान हटाया और सोने चला गया। अगले दिन सुबह उठकर महेश अपनी कोठी के छत पर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करके ऊपर जा रहा था, तो एक अजीब सी दुर्गंध उसके मन में घबराहट पैदा कर रही थी। छत पर पहुंचकर उसने जो कुछ भी देखा, वो देख महेश के पैर जमीन से ही जम गए। पूरे छत पर कौवे ही कौवे मरे पड़े थे। छत पे इतनी कौवों की लाशें थीं जैसे छत पे कोई काली परत चढ़ी हो, और कुछ कौवे वहां छत पर बैठे आवाज कर रहे थे। महेश एक सीधा साधा ऊपर वाले से डरने वाला इंसान था। उसने तुरंत इलाके के एक नामी पंडित जी को बुलाया, जो समय की कमी की वजह से देर शाम तक ही आ पाए। महेश की सारी बातें सुनने के बाद पंडित जी ने पूरे घर का मुआयना किया। छत पर उन्होंने कौवों की लाश देखी, और जब छत से नजर बगल वाली कोठी पर गई तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी होकर वहीं अटक गई। उन्होंने महेश की छत से ही देखकर बताया, आपके घर से कचरा फेंका गया है बगल वाली कोठी में, और उसी कारण कोई आपकी इस कोठी में आया है, क्योंकि आपने किसी के रहने के स्थान को गंदा किया है। जवाब में महेश ने कहा, पर वो कोठी तो सालों से बंद है, कोई रहता भी नहीं वहां। पंडित जी ने जवाब में कहा, जरूरी नहीं इस दुनिया की हर चीज आपको दिखाई दे, क्योंकि इस दुनिया के उस पार भी एक दुनिया है। जल्द से जल्द अपने घर में पूजा करवा लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंडित जी ने अपनी बात खत्म की ही होगी कि खिड़की पर एक आवाज हुई। महेश समझ गया था कि देर करने में खतरा है। वो तुरंत बाजार गया और अगले दिन होने वाली पूजा का सारा सामान वगैरह खरीदते खरीदते अंधेरा गिरने लगा था। महेश जल्दी जल्दी घर की तरफ चलते जा रहा था, और घर में घुसने से ठीक पहले घर के दरवाजे पर 3-4 कौवे आके गिरे और छटपटाने लगे। महेश घर में आया और सारा सामान रखकर जल्दी जल्दी रीमा और अपने बेटे मोनू को चिल्ला चिल्ला के बुलाने लगा। रीमा दौड़ी दौड़ी आई, लेकिन मोनू नहीं आया। रीमा को पूरी बात बताते बताते अचानक महेश को खटका लगा, मोनू कहाँ है? मोनू को बहुत ढूंढा गया, लेकिन जब अड़ोस पड़ोस और दोस्तों के घर खोजने के बाद भी वो नहीं मिला, तो सीधे पुलिस को रिपोर्ट लिखवाई गई। रीमा का रो रो के बहुत बुरा हाल था। महेश भी परेशान था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, कहाँ जाए। खिड़की पर बैठा महेश अपनी किस्मत को कोस रहा था कि बगल की कोठी से एक आवाज आई। महेश ने अपनी घर की खिड़की से बाहर देखा तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी। टॉर्च जलाकर गौर से देखा तो मोनू के चिल्लाने की आवाज के साथ साथ पड़ोस वाली कोठी में मोनू एक कमरे में बंद दिखाई दिया। मोनू के इस कदर चिल्लाने की आवाज सुनकर महेश की आंख खुली। आंख खुली तो वो पसीने से तरबतर था, पर महेश को जैसे लगा कि हो ना हो
मोनू वही मिलेगा। और रीमा को बिना बताए चुपचाप देर रात उठकर पड़ोस की उस पुरानी खाली पड़ी कोठी में घुस गया। वहां पहुंचा तो अंधेरे में एक धीमी सी आवाज उसे सुनाई दे रही थी। अंदर गलियारे में चल के आखिरी कमरे की तरफ चलते चलते जब महेश 1 सेकंड को रुका तो जैसे उसके पैर के ऊपर से कुछ रेंगता हुआ गया। टॉर्च की रोशनी में अपने पैरों के ऊपर से महेश ने एक सांप को रेंगते हुए आगे जाते देखा। टॉर्च की रोशनी में जब नजर बाकी दीवारों पर गई तो पूरे मकान में सांप ही सांप लटके हुए थे। मोनू किस हाल में होगा सोच सोच कर महेश हर पल और ज्यादा परेशान हो रहा था। इन सांपों से बचते बचाते महेश जरा आगे बढ़ा तो पूरे के पूरे चमगादड़ के झुंड ने उसे घेर लिया। हाथ पैर मारते मारते महेश आगे बढ़ा तो देखा एक कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। वहां जाकर देखा तो एक जलती हुई मोमबत्ती की रोशनी में मोनू वहां बैठा खेल रहा था। मोनू ने एक पासा फेंका और पलट के महेश को मुस्कुरा के देखते हुए बोला, आओ महेश, बस एक चाल और। अगर मोनू जीत गया तो वो जाएगा, वरना वो यहीं रुक जाएगा। महेश चुपचाप खड़ा देख रहा था क्योंकि ये ना तो मोनू की आवाज थी और ना ही मोनू की आंखें। मोनू ने अपनी चाल चली और उसके बाद वहां से उठकर बाहर की ओर जाने लगा। महेश उसे रोकना चाहता था लेकिन उसके गले से ना तो आवाज निकल रही थी और ना ही महेश अपनी जगह से हिल पा रहा था। महेश समझ चुका था कि मोनू के बदले अब उसे वहां रुकना पड़ेगा। मोनू महेश की आंखों के सामने चलते चलते बाहर निकला और अपने घर पहुंच गया। मोनू को देख सबके चेहरे पे एक चमक आ गई, पर मोनू एकदम चुप था। सुबह तक घर में रात की मचाई अफरा तफरी और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि अब महेश की खोज शुरू हुई। मोनू ने बस इशारे से बताया कि महेश बगल वाली कोठी में है। सब लोग पड़ोस वाली कोठी में गए और हर एक कोने को छान मारा, लेकिन इतनी बड़ी कोठी में उन्हें कहीं भी महेश नहीं मिला। वापस घर लौटकर सब एक कोने में हताश होकर बैठे थे। पूजा कब शुरू हो, कैसे हो भी या नहीं, यही सब सोच रहे थे क्योंकि महेश था ही नहीं। सब लोग परेशान बैठे थे और उधर मोनू ने रीमा को बताया कि महेश उसी घर में बंद है। रीमा की परेशानी में अब आंसू भी जुड़ गए थे। रो रो कर रीमा का हाल बेहाल हो गया था और मोनू की तबीयत खराब होती जा रही थी। उसे तेज बुखार चढ़ गया था। सबका ध्यान शाम होते होते तेज होती कौवों की आवाज की तरफ गया। कौवों की आवाज सुनकर मोनू ने छत की तरफ इशारा किया। कौवों की आती उस आवाज का पीछा करते करते सब लोग छत पर पहुंचे तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। छत पर महेश पड़ा हुआ था और कौवे उसे नोच रहे थे। महेश पूरी तरह जख्मी होने के बावजूद भी पागलों की तरह हंस रहा था। किसी तरह उस पागलपन की हालत में महेश को वहां से नीचे लाया गया। कमरे के अंदर इस जख्मी हालत में खून की वजह से मक्खियां भिनभिनाने लगी थी और महेश बेहोश हो गया। जब महेश की आंख खुली तो उसने अपने हाथ पैर बहुत मारे लेकिन हिल तक नहीं पाया क्योंकि उसे बुरी तरह जंजीरों से बांध कर रखा गया था। महेश तड़प रहा था, उसे दर्द हो रहा था लेकिन कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था। मोनू लगातार उसकी तरफ उंगली से इशारा किया जा रहा था। महेश से जब रहा नहीं गया तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरी बात सुनो, मुझे नहीं मोनू को भूत ने पकड़ा है, मैं ठीक हूं,
अरे क्यों नहीं सुन रहे मेरी बात? मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मोनू की तरफ ध्यान दो। महेश चिल्लाता तो कब तक, क्योंकि पूरे बदन में उसके चोट ही चोट थी। रीमा ये सब सुनते सुनते बुरी तरह से टूट चुकी थी। एक बार वो महेश को देखती तो एक बार मोनू को। थोड़ी देर बाद जब महेश शांत हुआ तो रीमा ने पलट के देखा कि मोनू वहां नहीं था। पूजा को बीच में ही रोक मोनू को ढूंढना शुरू किया गया। सबने ढूंढा लेकिन मोनू कहीं नहीं मिला। महेश ने फिर चिल्लाते हुए कहा, मत मानो मेरी बात, मोनू कहीं और नहीं, बगल वाली कोठी में ही है, जाके देख लो, वही मिलेगा मोनू। और प्लीज मुझे भी ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे खोल दो, मैं भी जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर अकेला मत छोड़ो। रीमा के कहने पर महेश को खोल दिया गया। महेश आगे आगे गया और बाकी सारे लोग उसके पीछे पीछे। महेश सीधा उस कमरे की ओर गया जहाँ कल रात को मोनू उसे बैठा हुआ मिला था। देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मोनू उस कमरे में एक मोमबत्ती के सामने बैठा खेल रहा था। पीछे से पंडित जी और रिश्तेदार भी वहां पहुंच गए। पंडित जी ने बताया, कुछ भी हो जाए पर पूजा यहीं करनी पड़ेगी अब, नहीं तो मोनू की जान को खतरा हो सकता है। मंत्रों के उपयोग के साथ साथ शुरू हुआ मोनू का छटपटाना और चीखना। लेकिन ये चीख उसकी नहीं थी, किसी और की थी। और कुछ देर बाद मोनू बेहोश हो गया। आज भी वो दिन याद करके महेश और रीमा डर जाते हैं। लेकिन तब से लेकर आज तक कभी दोबारा उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस घटना के तुरंत बाद ही उन्होंने वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। हर खाली मकान खाली हो ये ज़रूरी नहीं। क्या आपके घर के पास कोई खाली मकान है? और क्या आपने कभी जाने अनजाने में वहाँ कुछ फेंका है? क्योंकि अगर ऐसा है तो शायद आपकी छत पर भी कौवे आते होंगे। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। तन्हाई के शोर के साथ मैं फिर आऊँगा, एक नई कहानी लेकर, जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या हकीकत है और क्या फसाना। तब तक चैन से सोइए, अगर आप सो सके तो।